Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 1, which is the Cold War, and this is the third part of this chapter. In this chapter we are going to discuss what is the Cold War. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा कि क्या इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद एक पृष्ठभूमि तैयार हुई कि हम लोग कोल्ड वॉर को समझ पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की घटना क्या थी, क्यों हुआ था ये, उससे थोड़ा सा हम लोगों को कोल्ड वॉर समझने में सुविधा हुई। अब हम लोग कोल्ड वॉर को अच्छे से इस आज के वीडियो में जानेंगे कि कोल्ड वॉर क्या है, उसका क्या रेलिवेंस था उस समय, और क्यों ये हुआ। इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम जो है जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द कोल्ड वॉर? इन 1945 द एलाइज्ड फोर्स लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस defeated the Axis power led by Germany, Italy and Japan, ending Second World War in 1939 to 1945. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 1939 से 45 तक का पीरियड था, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1939 टू 1945। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ इसमें दो एलाइज बन गए थे, दो ग्रुप्स तैयार हो गए थे देशों के। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पहला ग्रुप था, उसको हम लोग एलाइज्ड फोर्स कहते थे, उसको हम लोग एलाइज्ड फोर्स कहते थे। उसमें यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। ये चार देश जो थे वो एलाइज्ड फोर्स वाले ग्रुप में थे। तो दूसरा जो ग्रुप था वो था एक्सिस पावर, उसको हम लोग एक्सिस पावर, इसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे तीन देश उसमें थे मुख्य रूप से। और भी देश थे लेकिन मुख्य रूप से ये तीन देश उसमें थे। तो हम देखते हैं कि दो ग्रुप्स जो है वो बन जाती हैं, दो ग्रुप्स बन जाती है। एक एलाइज्ड फोर्स का ग्रुप होता है और एक एक्सिस पावर का ग्रुप होता है। ये दो ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं। तो एक में यूएस, सोवियत यूनियन और फ्रांस, ये तीन कंट्रीज आ जाते हैं, और दूसरी जो एक्सिस पावर थी उसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे तीन कंट्रीज आ जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर इन्हीं दो एलाइज के बीच में हुआ। एक तो एलाइज्ड फोर्स था और दूसरा एक्सिस फोर्स था, एक्सिस पावर। तो एक तरफ चार कंट्रीज हम देखते हैं और एक तरफ तीन कंट्रीज हम लोग देखते हैं मुख्य तौर पे कि ये पार्टिसिपेट कर रहे थे उस समय वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक्सिस फोर्स यानी जर्मनी जिस ग्रुप में था, जर्मनी, इटली और जापान जिसका जो ग्रुप था वो यूएस, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन वाले ग्रुप से हार गया। यानी जीत किसकी हुई? एलाइज्ड फोर्स की। और हारा कौन? एक्सिस पावर। तो ये जब युद्ध समाप्त हुआ, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। और हम जानते हैं कि जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हुआ तो वहां से ही 1945 से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब क्यों शुरू हुआ इसको हम लोग समझेंगे कि कोल्ड वॉर के शुरू होने के कारण क्या थे। तो द वर्ल्ड वॉर एंडेड बाय ड्रॉपिंग 2 एटम बॉम्ब्स ऑन जापान बाय यूएस इन 1945। 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरा दिए, और वो दो जगह थे जापान की, हिरोशिमा और नागासाकी। एक बम हिरोशिमा पे और दूसरा नागासाकी पे उन्होंने गिरा दिया यूएस। और इसके साथ ही इतना मास डिस्ट्रैक्शन हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहीं पे समाप्त हो गया। तो इस एटम बम के एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। तो ऐसा क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसके कारण उसके बाद का जो पीरियड है वो कोल्ड वॉर में चेंज हो गया, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ यूएस की तरफ से जापान के ऊपर, इसके पक्ष में भी कुछ लोग थे, जैसे यूएस खुद इसके पक्ष में था, और कुछ इसके क्रिटिक्स थे। कुछ लोगों ने इस घटना की आलोचना की
कि इस तरह से एटम बम का प्रयोग अमेरिका की तरफ से नहीं करना चाहिए था। ये मानने वाले भी कुछ लोग थे। उनका क्या तर्क था, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि क्रिटिक्स आर्गुमेंट क्या थे, व्हाट वर द आर्गुमेंट्स ऑफ द क्रिटिक्स, कि क्यों यूएस ने जो एक्सप्लोजन किया वो क्या वाकई जरूरी था या नहीं जरूरी था। तो इन क्रिटिक्स का कहना था कि यूएस न्यू दैट जापान वाज अबाउट टू सरेंडर एंड अननेसेसरी द बॉम्ब्स वेयर ड्रॉप्ड। इनका कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खुद से अपने एंड की ओर चल चुका था और यूएस और जापान का जो फ्रंट था वहाँ पर जापान खुद को सरेंडर कर भी रहा था, और ऐसी स्थिति में यूएस जान रहा था कि अब जापान सरेंडर कर रहा है, तो उसके ऊपर अननेसेसरीली एटम बम्स गिरा दिए गए यूएस की तरफ से। ये क्रिटिक्स का ऐसा कहना था कि ये जो बम यूएस के तरफ से गिराया गया इसकी कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी, क्योंकि जिस फ्रंट पे यूएसएसआर और जापान के बीच लड़ाई हो रही थी उस फ्रंट पे जापानीज जो है वो अपने आप को सरेंडर कर रहे थे। तो जब एक तरफ वो सरेंडर कर रहे थे यूएसएसआर आर्मी के आगे, तो फिर यूएस ने अननेसेसरली वहाँ पर एटम बम्स क्यों गिरा दिए। ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो बम गिराया गया एटम बम्स, ये अननेसेसरली गिरा दिया गया यूएस की तरफ से। दूसरी आलोचना जो है वो है यूएस एक्शन वाज इंटेंटेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया। अब दूसरा तर्क ये दिया जाता है क्रिटिक्स की ओर से कि सोवियत संघ कहीं मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स एशिया में ना अपना बढ़ा ले या कुछ गेन्स ना कर ले, इसके चलते उसने जल्दीबाजी में बम गिरा करके वॉर को समाप्त कर दिया। ये दूसरा तर्क दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध से फायदा यूएस ने देखा कि यूएसएसआर को हो रहा है, सोवियत यूनियन को इससे फायदा हो रहा है, तो ऐसे में यूएस ने जल्दी से बम गिराया और युद्ध को समाप्त कर दिया। तीसरी आलोचना में कहते हैं क्रिटिक्स कि यूएस वांट टू शो सोवियत यूनियन दैट यूनाइटेड स्टेट इज सुप्रीम, और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सोवियत संघ के सामने अपनी सुप्रीमेसी शो करने के लिए ये एटम बम्स गिराए थे। तो ये कुछ तर्क क्रिटिक्स की ओर से दिए जाते हैं कि इट वाज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लोज द एटम बम्स एट दैट टाइम। तो ये कहना इनका कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये तर्क उस समय दिए गए आलोचकों की ओर से। तो यूएस ने इनको काउंटर भी किया। यूएस आर्गुमेंट को भी हम लोग देखते हैं कि यूएस ने इन क्रिटिक्स के काउंटर में क्या कहा। दे आर्ग्यूड दैट ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम्स वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली। तो पहला उन्होंने तर्क दिया कि वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए, कि और 5 साल से चल रहा था वॉर, तो उसको और लंबा ना खींचने दिया जाए और उसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, ये सोचकर यूएस ने बॉम्ब्स गिराए थे, ऐसा यूएस का कहना था। एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइज लाइव्स, और अमेरिका और उसके जो एलाइज कंट्रीज थे उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, है ना, सोवियत संघ खुद था, तो और खुद अमेरिकन थे, तो इनकी लाइफ का और नुकसान न हो ये देखते हुए यूएस ने बम गिराया। तो ये दो तर्क दिए जाते हैं यूएस की तरफ से इसको सही ठहराने के लिए कि जो बम गिराया गया यूएस की तरफ से जापान के ऊपर एटम बम्स, वो सही थे और वो निर्णय सही था यूएस का, और उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ द इमर्जेंस ऑफ यूएस एंड द यूएसएसआर एज द टू सुपर पावर राइवल्स टू ईच अदर। अब बच्चों इस चीज़ को समझना है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो वो एटम बम गिराने के बाद हुआ, और एक तरह से यूएस ने इस बात को सबके सामने रख दिया कि यूएस के पास एटम बम्स हैं, तो उसकी सुप्रीमेसी इसी तरह शो हो जाती थी कि वो सुप्रीम है, तो और देशों के ऊपर उसका प्रभुत्व न बने, इस चीज़ की चिंता यूएसएसआर को हुई, और उसने भी
1949 में एटम बम बना लिया। तो अमेरिका के बराबर वो आके इन 1945 खड़ा हो गया और द कोल्ड वॉर वॉज द आउटकम। और यही जो है कि दो लोगों के पास, दो कंट्रीज़ के पास एटम बम हो गए थे उस समय, और यही वो कारण था कि द कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम। और यही कोल्ड वॉर के आउटकम के रूप में हम देखते हैं कि यूएस एंड यूएसएसआर एज द टू सुपर पावर राइवल्स टू ईच अदर, और उस समय दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में आकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं कि अगर यूएस के पास है तो यूएसएसआर के पास भी एटम बम है, तो ये दो आपस में राइवल्स हो जाते हैं, प्रतिद्वंदी एक दूसरे के हो जाते हैं। It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. अब ये बातें इस चीज़ पे भी निर्भर करने लगी थी कि लोग समझने लगे थे, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे सारे वर्ल्ड के लोग कांप गए थे उस समय कि इतना दर्दनाक मंजर था वो हिरोशिमा और नागासाकी का, जिसको शब्दों में तो नहीं बयां किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए अब सारे कंट्रीज़ को ये लगने लगा था कि एटम बम्स का यूज़ करना इतना कॉस्टली हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए कि वो उसको बियर नहीं कर पाएगा। इतना कॉस्टली हो सकता है, अगर किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बम गिर जाए तो वो कंट्री बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। इस चीज़ को वर्ल्ड ने अनुभव कर लिया था एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी जो थी न्यूक्लियर बम की, क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर, और इसी ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया। अब कोई एक जो भी कंट्री न्यूक्लियर पावर बन जाएगी उसके ऊपर कोई अटैक करने से सभी देश डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि अगर क्लैश हुआ तो हो सकता है कि वो कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बम का यूज़ कर दे। तो इसलिए अब ये लड़ाइयाँ बहुत कम हो गए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि ये क्वेश्चन हो गया कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो जिसके पास है वो काफ़ी मजबूत है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब तो काफ़ी देशों के पास न्यूक्लियर पावर हो गया, तो डर सबको है न्यूक्लियर वेपन्स से। तो उस समय दोनों देश, जो बड़े देश थे, जो सुपर पावर्स थे, अमेरिका और यूएसएसआर, उन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन होने के चलते सारे देश जो है, या तो कुछ देश यूएस से मिल गए और कुछ देश यूएसएसआर से मिल गए, यानी दो ब्लॉक्स बन गया और दोनों न्यूक्लियर पावर को लेकर बैठा हुआ था। और अपने एलाइज उन लोगों ने ऐसा भी कर दिया था कि अब अगर उनके एलाइज को कोई थ्रेटन करता है या उस पर हमला करता है तो वो यूएस पर हमला माना जाएगा या यूएसएसआर पर हमला माना जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी उस समय से, ताकि वॉर्स कम हो और लोगों को डर हो कि कहीं यूएस और यूएसएसआर जैसे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल न कर दे। तो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी थी न्यूक्लियर वेपन्स की, इसने कोल्ड वॉर को जन्म दिया। अब हॉट वॉर से लोग डर रहे थे। When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction, uncapable to each other, a full-fledged war is unlikely. तो ऐसी स्थिति में जब दो पावर्स के पास न्यूक्लियर, तो वो आपस में कभी हॉट वॉर में नहीं, फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं उतरेंगे या हॉट वॉर में नहीं उतरेंगे। वो टेंशन आपस में क्रिएट कर सकते हैं, अपने एलाइज के थ्रू लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, लेकिन कभी उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, सामने सामने वॉर, हॉट वॉर देखने को नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग फुल फ्लेजेड वॉर भी कहते हैं, कि खुल के दोनों तरफ से लड़ाइयाँ शुरू हो गए, यूएसएसआर और यूएस में भी। तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए कि दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं और अगर फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो दोनों को नुकसान काफ़ी हो सकता है। इस बात को दोनों समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, अगर कोई कंट्री प्रोवोक भी करती है, उकसाने की कार्रवाई भी करती है, नाइदर साइड वुड वांट टू
risk war since no political gain would justify the destruction of their society. कोई कंट्री प्रोवोक भी करती है तो भी ये लोग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल जो एडवांटेज है वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि उसकी सोसाइटी को वो सेक्रीफाइस कर दे। तो उसकी सोसाइटी से बड़ी कोई भी पॉलिटिकल गेन उसके लिए नहीं हो सकती है किसी कंट्री के लिए, तो वो अपनी सोसाइटी को सेक्रीफाइस नहीं करेगा इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसलिए वॉर्स जो हैं वो कोल्ड हो गई, हॉट वॉर्स इन दो पोल्स के बीच में कम हो गई, और ख़ास करके जो ये दो सुपर पावर्स थे इनके बीच में कभी भी डायरेक्ट या हॉट या फुल फ्लेजेड वॉर देखने को नहीं मिला। Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to invade war. अब दोनों जो ग्रुप्स थे यानी कि यूएस और यूएसएसआर, ये दोनों जो सुपर पावर्स थे, इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर दोनों में से कोई भी एक किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो भी रिटेलिएट करके उसको मार सकता है और उसके ऊपर भी बम गिरा सकता है, न्यूक्लियर भी। तो इसलिए कोई भी दोनों में से कोई भी वॉर एफोर्ड करने की स्थिति में नहीं था कि एक वॉर जो डायरेक्ट वॉर हो, हॉट वॉर हो, वैसे फुल फ्लेजेड वॉर कोई लड़ने को तैयार अब नहीं था। द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स remained a cold and not hot or shooting war। और यही वो कारण था कि जो कोल्ड वार का समय था वो दोनों जो राइवलरी थे वो राइवलरी तो जरूर बने रहे, लेकिन एक दूसरे के सामने कभी खुल करके वॉर के लिए नहीं आए, और इसी कारण से ये कोल्ड वॉर हुआ। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर्स। और इसने दोनों के बीच में वॉर तो बंद कर दिया, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता चलती रही कि वो आगे तो वो आगे। ये प्रतियोगिता दोनों में अपने आप को सुपर दिखाने की प्रतियोगिता ये वर्ल्ड के सामने उनकी जारी रही, और जब तक ये जारी रही वो वॉर कोल्ड वॉर का समय रहा। तो इन सब चीज़ों के चलते कि दोनों के पास वेपन्स आ गए थे, अब न्यूक्लियर वेपन्स, इसने एक मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर के मेन जो फीचर्स निकल के आए कि क्या मिलिट्री तौर पे उन लोगों ने अपने स्ट्रैटेजी को बनाया, उसको हम लोग समझते हैं कि द सुपर पावर्स वेयर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ए रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल। उन लोगों को बहुत विवेकपूर्ण और रिस्पॉन्सिबल बना दिया न्यूक्लियर वेपन ने कि वो अब संभल जाएं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और उनको अपना विवेक का भी इस्तेमाल करना था इसमें। दे अंडरस्टूड द रिस्क ऑफ फाइटिंग वॉर्स, और न्यूक्लियर वेपन ने उन लोगों को जो वॉर है उसके रिस्क को समझा दिया था अच्छी तरह से। दोनों इस बात को समझने लगे थे कि न्यूक्लियर वेपन से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। इस बात की जानकारी अब पूरे विश्व को भी हो गई थी। दे हैव टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर, और वो लोग इस बात पे कहीं ना कहीं अंदर से ही सहमत थे कि अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, और इस तरह का डिस्ट्रक्शन और देश अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये मानते हुए उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और एक न्यूक्लियर पावर होने के चलते उनको अपना विवेकी भी होना था, उनको विवेकपूर्ण निर्णय लेने थे उनको। तो ये दोनों जिम्मेवारियां उनके ऊपर थी कि वो और यही नहीं सब कारणों से ये कोल्ड वॉर रहा, कोई हॉट वॉर में कभी तब्दील नहीं हुआ, और कभी यूएसएसआर और यूएस आमने सामने हॉट वॉर में और फुल फ्लेजेड वॉर में कभी सामने नहीं आए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कोल्ड वॉर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसकी सारी बारीकियां समझ में आई होंगी कि क्यों इसको कोल्ड वॉर कहते हैं, और क्यों वो दोनों जो सुपर पावर्स थे उनके बीच में कभी हॉट वॉर देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।